हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज ये मेरा विलियन लेसन का अगला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के बारे में कि आखिर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आज हम इसी के बारे में समझेंगे और चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो मॉलिक्यूलर जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो हिंदी नेम है वो क्या है, अनुसंक गुण धर्म। यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, मॉलिक्यूल्स के जो नंबर है यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है उसके आधार पे जो प्रॉपर्टी बनती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे गुणधर्म जो किसके मॉलिक्यूल्स की संख्या पे आधारित हों, वो प्रॉपर्टी यानी कि वो गुणधर्म क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी या मॉलिक्यूल्स के गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि अनुसंग गुणधर्म उनको हम बोल सकते हैं। जैसे कभी एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे जो कि आप लोग घर में भी आसानी से इसका प्रयोग कर भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कैसे है और ये कैसे मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक गिलास पानी लेते हैं और हमें क्या बनाना है, शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें जितना मीठा शरबत चाहिए हम उतने ही ज़्यादा चीनी अधिक मात्रा में घोलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि लगभग चीनी के 1 चम्मच चीनी लिया और मान लिया कि 1 चम्मच चीनी में कितने 100 दाने हैं और जो चीनी का एक दाना है वो क्या है, मान लिया कि वो इसका एक मॉलिक्यूल है। हम उसको दाने के रूप में नहीं ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं किसके, मॉलिक्यूल्स के रूप में। कि हम जितने उसमें मॉलिक्यूल्स चीनी के ऐड करेंगे, जैसे हमने 100 ऐड किया, 100 ऐड करने के बाद टेस्ट करेंगे, लगभग कुछ मिठास आएगी, उसमें फिर 100, इसके बाद फिर से 100 मॉलिक्यूल्स चीनी के ऐड कर दिए। मॉलिक्यूल्स मतलब चीनी के 100 दाने, हमने क्योंकि दानों को क्या माना है, मॉलिक्यूल्स माना है, तो हमने चीनी के फिर से 100 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। पहले उसमें 100 थे, 100 और ऐड होने के बाद अब वो कितने हो गए, 200 हो गए। अब जब वो 200 हो गए यानी कि जस्ट उसका डबल हो गया। जब डबल हो गया तो मिठास भी उसमें डबल हो जाएगी, मतलब जितना पहले मीठा था उससे डबल मीठा हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि जब इस प्रकार की कंडीशन बन, मतलब कि जैसे भी जितनी हम चीनी अधिक मात्रा में मिलाते जाएंगे, यानी कि जितने ज़्यादा हम चीनी के दाने उसमें घोलते जाएंगे या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उसको, चीनी उतनी ही, मतलब कि उतना ही शरबत हमारा क्या होता जाएगा, मीठा होता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम शरबत यानी कि जो हम विलियन बना रहे हैं वो विलियन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी मिठास चीनी के दानों पर। तो हम नॉर्मली, मतलब ये तो हमारी नॉर्मल हो गई। अब साइंस उसको किस भाषा में लेता है, उसको मॉलिक्यूल्स में ले लेता है वो, कि मतलब विलेय पदार्थ का जो हम जितना मोल उसमें मॉलिक्यूल्स में, मतलब कि सॉल्यूशन में हम जितने विलेय पदार्थ के मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे वो उसी के आधार से बदलता जाएगा। यानी कि ऐसे विलयन, अगर इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे कि ऐसे विलयन जिनके गुणधर्म मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करते हों, किसकी, मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करते हों, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कहलाते हैं, यानी कि अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब समझते हैं, चलो इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख के दे रहा हूँ। ऐसे विलयन जिनके गुणधर्म विलेय पदार्थ के मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कहलाते हैं, यानी कि अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। संख गुणधर्म कहलाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नॉर्मली ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, नॉर्मली डेफिनेशन है तो आसानी से हम इसको इसी के आधार पर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी विलयन के वे गुणधर्म, वे प्रॉपर्टी जो उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करती हो, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस प्रकार हम इसकी डेफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। और यदि ये पेपर में मान लीजिए कि आ भी जाए तो ये लगभग 2 नंबर की बनेगी। और इसके टाइप्स आप समझते हैं कि इसको, मतलब कि विलेय
पदार्थों की संख्या के आधार पर, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की संख्या के आधार पर इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको किया गया है 4 भागों में वर्गीकृत। इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इनके विभागों को समझते हैं। तो पहला जो टाइप है, पहला टाइप क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। और चौथा और लास्ट कौन सा है? परासरण दाब। इसमें जो लास्ट वाला टाइप्स है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं। तो जिसको ये वाली मेरी वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकता है। यानी कि ये जो वीडियो है आपको मेरे विलियन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और भी विलियन से संबंधित अदर वीडियो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब समझते हैं एक एक क्रम से। जैसे इसको तो हम समझ ही चुके हैं। अब हमारे बचे कौन से? 3। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो यदि हम इसको अच्छे से समझें, सही तरीके से समझें, तो ये लगभग तीनों एक जैसे हैं। इनकी डेफिनेशंस में हल्का हल्का डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मली आप तीनों को एक जैसा ही बना देंगे और उसमें डिफरेंस क्या है वो भी लिख देंगे, क्योंकि हर जगह इसमें वाष्प दाब से ही मतलब कि अवनमन। अब इसमें जैसे है कि दूसरी जो इसकी दूसरा टाइप है क्या है? क्वथनांक। इसमें 2 शब्द लिखे हैं, क्वथनांक है और उन्नयन है। तो क्वथनांक तो हमें पता है कि जैसे कि इसमें विलयन है, मान लो हम कोई विलयन बनाएंगे तो विलयन में नॉर्मली जल तो लेंगे ही लेंगे। ज़्यादातर अधिकांश विलायक के रूप में हम जल ही लेते हैं। जो सॉल्वेंट होता है हमारा वो लगभग जल का ही प्रयोग किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में। अब उसमें क्या है, जैसे कि जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? यानी कि जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो सबको पता होगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का ही हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये होता है कि जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? क्वथनांक कहलाती है। अब क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। उन्नयन का मतलब, यदि जो स्टूडेंट मैथ के होंगे वो उन्नयन को अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली हम उसको समझ सकते हैं। उन्नयन, उन्नयन में हमें कैसा शब्द आ रहा है? ऊपर की ओर का शब्द आ रहा है। जैसे कि ये ऊपर जा रहा है, उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर क्या होगा? क्वथनांक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है इसका, तो वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो मतलब कि विलयन का नॉर्मल जो, जैसे मान लो कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट का प्रयोग किया, सॉल्वेंट में हमने क्या लिया? जल लिया। और नॉर्मल जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस तो ये किसका है? नॉर्मल, यानी कि साधारण जल का, जो बिल्कुल प्योर है, प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध जल का। लेकिन यदि हम उसमें कुछ अपशिष्ट में यानी कि कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, कोई भी विलायक पदार्थ यानी कि अशुद्ध पदार्थ मिला दें, अशुद्धियाँ कुछ मिला दें, जब अशुद्धियाँ मिला देंगे तो उसका जो वाष्प दाब है, उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वाष्प दाब मतलब नमी बोल सकते हैं। वाष्प है, वाष्प का मतलब नमी होती है, तो वाष्प दाब में कमी। अब जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी में हमने मिट्टी मिलाया, तो जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या करेगी? पानी की नमी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, यानी कि सोख लेगी। जब वो मिट्टी पानी की नमी को सोख लेगी तो जो पानी है हमारा, पानी में तो नमी कम हो जाएगी, यानी कि वाष्प दाब में उसके कमी आ जाएगी। अब यदि हम उसको गर्म करें, जो मिट्टी मतलब मिलाया हुआ पानी है, यदि उसको अब गर्म करें हम, तो वो जो मिट्टी वाला पानी है वो 100 डिग्री में गर्म नहीं होगा। वो क्या होगा कि 100 डिग्री से कुछ ऊपर चला जाएगा। हो सकता है वो 101 चला जाए, 102 चला जाए, या कुछ और भी ऊपर जा सकता है। तो जो हमारा नॉर्मल जल का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो पहले कितना था? 100 डिग्री। अब मिट्टी जब हमने उसमें मिला दिया, तो मिट्टी मिलाने के बाद वही जल जो पहले कितने में भाप बन रहा था? 100 में, अब वो कितने में बनने लगा? मान लेते हैं कि वो कितने में?
100 से वो कितने में बनने लगा, 110 में बनने लगा। पहले बन रहा था भाप कितने में, 100 डिग्री में, अब बनने लगा वो 110 डिग्री में। तो मिट्टी मिलाने के बाद, यानी कि उस अशुद्धि को मिलाने के बाद जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, पहले 100 था, अब कितना 110, जो वृद्धि हुई है वही हमारा वृद्धि वो क्या कहलाएगी, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगी। इसकी डेफिनेशंस भी बताऊंगा किस प्रकार बनाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा क्वथनांक में उन्नयन। अब हम समझते हैं हिमांक में अवनमन को। इसी प्रकार से तो जो जल है, जल का जो हिमांक होता है वो होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने वही सेम प्रोसेस इसमें करनी है। जल में हमने पहले क्या, नॉर्मल जल का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री तक अगर हम उसको उसके टेम्परेचर को ला देंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा। जो जल हमारा जल है वो जो द्रव अवस्था में है, मान लो जल जो है नॉर्मल किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म से यदि हमें इसको ठोस बनाना है, बर्फ बनाना है, इसके टेम्परेचर को डाउन करना होगा। कितना, 0 तक डाउन करना होगा। 0 के बाद ये बर्फ में बदल जाता है। जहाँ से इसका टेम्परेचर 0 होगा ये बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका क्या माना गया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पैरामीटर है वो इसका कितना, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि हिमांक होता है। तो इसमें अब ये तो नॉर्मल जल का, शुद्ध जल का हो गया। अब जल में हमने क्या, इसमें हमने क्या मिलाया था, जब हमने क्वथनांक समझा था मिट्टी मिलाई थी, इसमें भी मिट्टी ही मिलाते हैं। सेम एग्जांपल समझते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। तो जब हम मिट्टी इसमें मिला देंगे तो जल में फिर से वही समस्या होगी। मतलब समस्या क्या है कि उसमें नमी कम हो जाएगी। भाई मिट्टी को जब हम उसमें मिलाएंगे जल में, तो मिट्टी क्या करेगी, जल की नमी को सोख लेगी और शोषित कर लेगी अपने अंदर, और उसके वाष्प दाब में फलस्वरूप इसके क्या हो जाएगा कि इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब इसका वाष्प दाब कम हो गया तो जो जल पहले 0 डिग्री में बर्फ में बदल रहा था उसमें वाष्प दाब में कमी होने के कारण वही जल लगभग माइनस में चला जाएगा। मान लेते हैं माइनस में ये कितना हो गया, 0 या फिर मान लेते हैं कि जैसे कि ये कितना, अब जैसे इसको देखते हैं माइनस में कितना हो गया, 0.96 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये इसका टेम्परेचर कितना हो गया, माइनस में इतना हुआ है। अब माइनस का मतलब ये 0 से भी नीचे चला गया इतना टेम्परेचर। पहले था 0 डिग्री में बर्फ में बदल रहा था, अब ये कितना में हो गया, माइनस का 0.96 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में बदल रहा है। तो इसमें कितनी कमी हो गई, पहले 0 था अब इसमें इतनी कमी हो गई इसमें। तो यही जो कमी हुई है, पहले 0 था अब कितना है, 0 से भी नीचे चला गया, माइनस में चला गया। पहले प्लस में था, मतलब 0 तो ना तो प्लस में होता ना ही माइनस में काउंट किया जाता है, वो बीच में होता है। तो पहले 0 था, अब टेम्परेचर किस में चला गया, माइनस में चला गया। माइनस में हम कुछ भी ले सकते हैं, -1, -2, -3 टेम्परेचर, या दशमलव में भी ले सकते हैं। तो उसमें कितनी कमी हो गई, वही कमी मान ली जाएगी। तो वही जो कमी हुई है, पहले जल हमारा कितने बर्फ में बदल रहा था, 0 में, अब वो चला गया माइनस में। तो फलस्वरूप जो कमी हुई है उसमें हिमांक में, वही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। देखो इसमें क्या था, उन्नयन का मतलब इसमें वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे क्या है, अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर। अब मैथ में लेसन है त्रिकोणमिति, उसमें एंगल हाइट एंड डिस्टेंस एक लेसन है, हाई स्कूल में है, ऊंचाई एवं दूरी। उस ऊंचाई एवं दूरी में इन दो शब्दों का बहुत ज़्यादा बारीकी से प्रयोग किया गया है। कहीं होता है उन्नयन कोण और कहीं होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर जब देखा जाता है, मतलब हम किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन करके इस प्रकार ऊपर की ओर देखते हैं, तो वहाँ पे मतलब हमारी आँखों से और उस वस्तु के बीच में जो एंगल बनेगा, उस वस्तु को मान लीजिए कि हम मान लीजिए कोई आसमान में हेलीकॉप्टर जा रहा है, उस हेलीकॉप्टर को जब हम देखेंगे तो हमारी आंखों का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो उस हेलीकॉप्टर और हमारी आंखों के बीच का जो एंगल होगा, यानी कुछ इस प्रकार बनेगा। मान लीजिए ये हमारी क्या है, आंखें हैं, और यहाँ पे क्या है, ये हेलीकॉप्टर। इसका जो एंगल होगा कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि यहाँ पे एंगल बनेगा ये, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन का मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर, मतलब कि जो वस्तु या जो एंगल या जो मान हमारा ऊपर की ओर जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। और अवनमन के लिए यही चीज़ नीचे की ओर हो जाता है, अवनमन, अव का मतलब नीचे,
और देखो अव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नीचे झुकना है। और यहाँ पे नमन, नमन मतलब किसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए कहीं किसी वस्तु को या कहीं गए मंदिर में, हमें नमस्कार करना है, तो नमस्कार करने के लिए हमें क्या होता है, झुकना होता है, नीचे जाते हैं। तो हम क्या होते हैं, पहले इस लेवल पे थे, बाद में किस लेवल में हो जाएंगे। अगर मान लो झुक के लेट के प्रणाम कर रहे हैं या झुक के नमस्कार कर रहे हैं, तो हमारा लेवल क्या होगा, कुछ नीचे होगा ना। तो यहाँ पे भी वही है, अव नमन मतलब कि नीचे की ओर है। तो इसका संकेत क्या है, नीचे की ओर। जब हिमांक क्या हो जाए, नीचे हो जाए, मतलब कि नॉर्मल अवस्था से भी नीचे चला जाए। नॉर्मल क्या है, 0 डिग्री, अब 0 से भी नीचे चला जाएगा मतलब माइनस में। तो माइनस में अगर चला जाए तो वो क्या होगा, जितना भी माइनस में जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन कहलाएगा। अब समझते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये तो दोनों से ही संबंधित है, मतलब इसकी जो परिभाषा बनेगी, इसकी परिभाषा इन दोनों में उपयोग में आ जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जो परिभाषा इन दोनों में मैंने बोली, वही परिभाषा इसमें आपको लिख देनी है कि किसी शुद्ध विलायक में कुछ अपशिष्ट या अशुद्ध पदार्थ मिलाने से उसके वाष्प दाब में उत्पन्न कमी को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। और इसमें हम नॉर्मली इसको फॉर्मूले के रूप में भी शो कर सकते हैं। कैसे, वो मैं भी सबको एक एक करके डिफाइन करूँगा। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में आपको इन सब के बारे में फुल डिटेल्स के साथ एक एक करके इनको डिफाइन करूँगा, और उनके जो इक्वेशंस यानी कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।